दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भयानक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी के बारे में बात करने वाले हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। दिसंबर 1984 की वो सर्द रात जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। हम अक्सर इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन आज हम इसकी गहराई में जाएंगे और डिकोड करेंगे कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। ये सिर्फ एक कारखाने की दुर्घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक प्रयास है कि जब सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट को अहमियत दी जाती है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस डिजास्टर का स्केल क्या था, इसे समझने के लिए जरा इस एक नंबर पे गौर कीजिए। 5,58,000 से ज्यादा। और ध्यान रहे, ये कोई हफ्तों या महीनों का आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक रात में एक सिंगल गैस लीक से घायल हुए लोगों का एस्टिमेट है। लिटरली एक ही रात में आधे से ज्यादा शहर इस गैस की चपेट में आ गया था। यही वजह है कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदी कहा जाता है। कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड बनाने वाले कारखाने ने इतने बड़े महाविनाश को जन्म कैसे दिया? इसे समझने के लिए हमें उस पूरी चेन को रिवर्स इंजीनियर करना होगा। ये कोई एक दिन की गलती नहीं थी, बल्कि खतरनाक केमिकल्स, बढ़ते खर्चों और सिस्टम के पूरी तरह फेल होने का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। चलिए समझते हैं कि कैसे ये प्लांट एक टाइम बॉम्ब में बदल गया। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक केमिकल है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में MIC कहते हैं। ये सेविन नाम का पेस्टिसाइड बनाने के काम आता था। अब ये कोई नॉर्मल केमिकल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अनस्टेबल होता है। इसे सेफ रखने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ता है। और सबसे डरावनी बात, अगर ये गलती से भी पानी के संपर्क में आ जाए तो ये बहुत ही वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है और उबलने लगता है। अब जरा उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। 1980 के दशक में सेवन की सेल्स मार्केट में काफी गिर गई थी, मुनाफा कम हो रहा था, तो यूनियन कार्बाइड ने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी। उन्होंने MIC को बाहर से मंगाने के बजाय उसे भोपाल के प्लांट में ही बनाना शुरू कर दिया, जो कि काफी रिस्की था। पैसे बचाने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट में कटौती की गई। जो यूनियन लीडर्स आवाज उठा रहे थे उन्हें निकाल दिया गया और कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को बिना किसी खास ट्रेनिंग के काम पर रख लिया गया। मतलब खतरे की घंटी बिल्कुल साफ बज रही थी। और फिर बात आती है टैंक E610 की। ये बहुत ही शॉकिंग है। कंपनी के खुद के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि किसी भी टैंक को 50% से ज्यादा नहीं भरना है, लेकिन जमीन के नीचे वाले इस टैंक में 42 टन लिक्विड MIC भरा हुआ था, जो लिमिट से कहीं ज्यादा था। और उससे भी बड़ी बात, इस केमिकल को स्टेबल रखने के लिए जिस नाइट्रोजन गैस के प्रेशर की जरूरत होती है, वो प्रेशर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यानी 42 टन का हाईली अनस्टेबल केमिकल बिना किसी सेफ्टी गार्ड के बस वहां पड़ा हुआ था। आपने स्विस चीज मॉडल के बारे में तो सुना ही होगा, जहां कई सारी गलतियां एक साथ मिलकर तबाही लाती हैं। यहाँ बिल्कुल वही हुआ। सेफ्टी का हर एक सिस्टम या तो खराब था या बंद था। गैस को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम 1982 में ही बिजली बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। फ्लेयर टावर खराब पड़ा था। गैस को बेअसर करने वाला स्क्रबर स्टैंड बाय पर था। और तो और जो पानी की बौछारें गैस को रोक सकती थी, उनका प्रेशर इतना कम था और पाइप इतने छोटे थे कि पानी गैस तक पहुंच ही नहीं सकता था। लिटरली कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा था। चलिए अब 2 और 3 दिसंबर की उस रात की टाइमलाइन पर चलते हैं। रात 11:30 बजे वर्कर्स को एक हल्का सा रिसाव दिखता है, लेकिन वो इसे रूटीन मानकर तय करते हैं कि चलो टी ब्रेक के बाद देखते हैं। फिर 12:40 पर रिएक्शन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। टैंक का टेम्परेचर और प्रेशर मीटर के कांटे के पार चला जाता है। 12:50 पर प्लांट का अलार्म बजता है, लेकिन पब्लिक सायरन को तुरंत बंद कर दिया जाता है ताकि शहर में पैनिक न फैले। और फिर रात 1 बजे तक गैस तेजी से हवा में रिसने लगती है। एक छोटी सी लीक महज 1 घंटे में बेकाबू हो गई थी। तो अंदर असल में हुआ क्या था? ये एक चेन रिएक्शन था। किसी तरह उस टैंक E610 में पानी चला गया, और जैसा कि हमने पहले देखा था, पानी और MIC का रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है। इससे MIC बुरी तरह उबलने लगी। प्रेशर इतना बढ़ा कि कंक्रीट की छत टूट गई और जहरीली गैस सीधे बाहर। अब कैच ये है कि MIC गैस हवा से दुगनी भारी होती है, तो ये गैस आसमान में उड़ने के बजाय जमीन से लगकर एक घने कोहरे की तरह बहने लगी और सीधे घनी आबादी वाले इलाकों में सो रहे लोगों के घरों में घुस गई। इस तबाही में एक और बड़ी दिक्कत ये थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं था। रातों रात अस्पतालों में हजारों लोग सांस फूलने और आंखों में जलन की शिकायत लेकर पहुंचने लगे, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये गैस आखिर है कौन सी। इसका कोई एंटीडोट नहीं था। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये अमोनिया गैस है, तो डॉक्टर्स उसी हिसाब से इलाज करने लगे, जो कि MIC के लक्षणों से बिल्कुल अलग था।
इस भयंकर अज्ञानता ने जान गंवाने वालों की संख्या को तेजी से बढ़ा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, टैंक में पानी गया कैसे? इस पर दो बिल्कुल अलग थ्योरीज हैं और हमें दोनों को न्यूट्रल नजरिए से समझना होगा। भारत सरकार और कई जांचकर्ताओं का कहना है कि यह पूरी तरह से कॉर्पोरेट लापरवाही थी। पाइप्स की सफाई हो रही थी और वाल्व खराब होने की वजह से पानी वापस टैंक में चला गया। वहीं दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड का दावा है कि ऐसा होना टेक्निकली इम्पॉसिबल था। उनका कहना है कि ये किसी नाराज एम्प्लॉय की सोची समझी साजिश थी, जिसने जानबूझकर पानी का पाइप सीधे टैंक से जोड़ दिया था। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन जो नुकसान हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जरा इन नंबर्स को देखिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुरंत हुई मौतें करीब 3,787 थीं, लेकिन लॉन्ग टर्म एस्टिमेट्स बताते हैं कि आने वाले महीनों में ये आंकड़ा 8,000 से भी ऊपर चला गया था और लगभग 3,900 लोग हमेशा के लिए गंभीर रूप से डिसेबल्ड हो गए। ये आंकड़े ही इस बात को पुख्ता करते हैं कि ये क्यों इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक इंडस्ट्रियल दुर्घटना है। और दुख की बात यह है कि ये त्रासदी 1984 में खत्म नहीं हुई, ये आज दशकों बाद भी जारी है। जो लोग उस रात बच गए थे वो आज भी क्रॉनिक सांस और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से लड़ रहे हैं। वहाँ बच्चों में जन्मजात बीमारियों और मिसकैरेज का रेट आज भी बहुत ज्यादा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्लांट का जो जहरीला कचरा वहीं छोड़ दिया गया था वो आज भी वहाँ के ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर रहा है, मिट्टी में और यहाँ तक कि माँ के दूध में भी टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए हैं। सही मुआवजे और उस जगह की सफाई की कानूनी लड़ाई आज 40 साल बाद भी चल रही है। हादसे के बाद सिस्टम ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया उसे ये कोट बहुत अच्छी तरह से समझाता है। राहत, पुनर्वास और न्याय देने के बजाय पूरी सिचुएशन कुछ इस तरह से हैंडल की गई कि वो पीड़ितों के ही खिलाफ चली गई। मतलब 1984 की वो सर्द रात एक इंडस्ट्रियल फेलियर तो थी ही, लेकिन उसके बाद के सालों में जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत क्या है और किस पॉइंट पर आकर वो कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई भी समाज उसे चुका नहीं सकता। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब हम इंसान की जान और सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट को अहमियत देते हैं तो उसकी कीमत कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। सोचने वाली बात है ना?